प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने इतिहास के उस समुद्री सफ़र की शुरुआत की थी और जाना था कि आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी। हमने देखा कि कैसे कुस्तुनतुनिया के पतन और व्यापार पर अरब इतालवी एकाधिकार ने यूरोप में एक बेचैनी पैदा कर दी थी। ये बेचैनी थी सीधे भारत पहुंचकर मसालों के व्यापार का सारा मुनाफा खुद कमाने की। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वास्को डी गामा ने 1498 में जो रास्ता खोला था, वो कोई शांत गलियारा नहीं था। वो एक ऐसा समुद्री राजमार्ग बनने वाला था जिस पर जल्द ही यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों के जहाज दौड़ने वाले थे। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हर कोई हिस्सा लेना चाहता था। पुर्तगाली जो सबसे पहले पहुंचे, उन्हें लगा कि ये खजाना सिर्फ उनका है, लेकिन उनकी दौलत की चमक ने डचों को खींचा। डचों के मुनाफे ने अंग्रेजों को ललचाया और फिर इस खेल में फ्रांसीसी भी कूद पड़े। बीच में डेनमार्क के लोग भी अपनी किस्मत आजमाने आए। ये कहानी भारत के आंगन में लड़े गए एक यूरोपीय महायुद्ध की है। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। ये कहानी है कि कैसे ये 5 यूरोपीय शक्तियां भारत आईं, उन्होंने अपनी बस्तियां कहाँ बसाईं, उनके व्यापारिक नीतियां क्या थीं, वो आपस में क्यों और कैसे लड़े, और अंत में कैसे एक खिलाड़ी यानी अंग्रेज ने बाकी सबको हराकर मैदान पर कब्जा कर लिया। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके इन सभी यूरोपीय शक्तियों के जहाज़ों पर सवार होंगे और भारत में उनके उतार चढ़ाव भरे सफ़र को गहराई से समझेंगे। पहला, पुर्तगाली सबसे पहले आए पर पिछड़ गए। 1498 से 1961। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत से सबसे आखिर में जाने वाले यूरोपीय थे। उनका सफ़र जितना शानदार शुरू हुआ, उनका अंत उतना ही सिमटा हुआ था। आगमन और प्रमुख गवर्नर। वास्को डी गामा 1498। जैसा कि हम जानते हैं, वो कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में पहुंचा। पहली यात्रा में ही उसे 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसने पुर्तगाल और पूरे यूरोप को भारत आने के लिए प्रेरित किया। 1502 में वो दोबारा भारत आया। इस बार उसका रवैया दोस्ती का नहीं बल्कि दादागिरी का था। उसने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509। वह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्मेडा का मुख्य उद्देश्य पुर्तगाल को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। उसने जमीन पर किले जीतने के बजाय समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करने पर जोर दिया। इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह अल्मेडा की नीति से एक कदम आगे गया। उसका मानना था कि समुद्र पर कब्जा तभी स्थायी हो सकता है जब जमीन पर भी महत्वपूर्ण बंदरगाहों और किलों पर नियंत्रण हो। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा, ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगाली गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एक स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाई जा सके। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया। पुर्तगाली शक्ति का आधार और नीतियां। पुर्तगालियों का मुख्य हथियार उनकी बेहतर नौसेना और तोपें थी। उन्होंने हिंद महासागर में कार्टेज आर्माडा काफिला सिस्टम लागू किया। कार्टेज ये एक तरह का परमिट या लाइसेंस था। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी भारतीय या अरबी जहाज को पुर्तगालियों से ये कार्टेज खरीदना पड़ता था। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर के जहाज़ों को भी ये परमिट लेना पड़ा था। जो जहाज़ बिना कार्टेज के पकड़ा जाता, उसे लूट लिया जाता या डुबो दिया जाता। आर्माडा काफिला। पुर्तगाली अपने जहाज़ों के बेड़े के साथ स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों के काफिले को सुरक्षा देते थे, जिसके बदले में वे शुल्क वसूल करते थे। भारत को पुर्तगालियों की देन। फसलें: आलू, टमाटर, लाल मिर्च, तंबाकू, मक्का और काजू जैसी कई फसलें पुर्तगाली ही भारत लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने ही स्थापित की। स्थापत्य कला। गॉथिक स्थापत्य कला का आगमन भारत में पुर्तगालियों के साथ ही हुआ। पुर्तगाली शक्ति का पतन क्यों हुआ? अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन। 17वीं सदी में डचों और अंग्रेजों ने उन्हें समुद्री लड़ाइयों में बुरी तरह हराया और उनके एकाधिकार को तोड़ दिया। धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने गोवा में ईसाई धर्म को जबरन लागू करने की कोशिश की और गैर ईसाइयों पर अत्याचार किए। गोवा इंक्विजिशन। इससे स्थानीय लोग और शासक उनके खिलाफ हो गए। भ्रष्टाचार और लूटमार। उनके अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे और वे व्यापार से ज्यादा समुद्री डाकुओं की तरह लूटमार करने लगे थे। ब्राजील की खोज।
पुर्तगाल का ध्यान अमेरिका में अपनी नई उपनिवेश ब्राजील की ओर ज्यादा आकर्षित हो गया। छोटा देश, पुर्तगाल एक छोटा देश था और उसके पास भारत जैसे विशाल देश पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। धीरे धीरे पुर्तगाली सिर्फ गोवा, दमन और दीव तक सिमट कर रह गए, जहां से उन्हें 1961 में भारतीय सेना द्वारा हटाया गया। 2. डच यानी डच व्यापारी जो व्यापार तक ही सीमित रहे, 1602 से 1759। पुर्तगालियों के बाद भारत के मसालों के व्यापार में मुनाफे की गंध डचों यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों तक पहुंची। वे पुर्तगालियों की तरह धर्म प्रचार या साम्राज्य बनाने की प्रबल इच्छा से नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से व्यापार करने के मकसद से आए थे। आगमन और कंपनी, 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर वेरिनिग्दे ऑस्टेंडिश से कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसे अपनी सरकार से युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने और अपनी सेना रखने का अधिकार मिला था। ये कंपनी किसी देश से कम नहीं थी। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डचों की व्यापारिक रणनीति, डचों का मुख्य उद्देश्य भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स यानी मसाला द्वीपों पर एकाधिकार करना था। वे काली मिर्च, लौंग, जायफल के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। भारत उनके लिए एक तरह का ट्रांजिट था। वे भारत से सूती वस्त्र, रेशम, अफीम और शौरा खरीदते थे और इन चीज़ों को इंडोनेशियाई द्वीपों में मसालों के बदले बेचते थे। भारत का कपड़ा इंडोनेशिया में बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने पुर्तगालियों को समुद्री लड़ाइयों में हराकर मलक्का, श्रीलंका और मालाबार तट के कई पुर्तगाली किलों पर कब्जा कर लिया। प्रमुख डच बस्तियां, उनकी प्रमुख फैक्ट्रियां पुलिकट जो उनका मुख्यालय था, सूरत, चिंसुरा जो बंगाल में था, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम और कोचिन में थीं। डचों का पतन, डचों का भारत में संघर्ष पुर्तगालियों से ज्यादा अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेज भी मसालों के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। अम्बोयना हत्याकांड यानी अम्बोयना मैसेकर 1623, इंडोनेशिया के अम्बोयना में डचों ने कई अंग्रेज और जापानी व्यापारियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान इंडोनेशिया से हटाकर पूरी तरह भारत पर केंद्रित कर लिया, जो भविष्य में उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा 1759, ये निर्णायक युद्ध बंगाल में अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डचों को बुरी तरह हराया। इस हार के बाद भारत में डचों की राजनीतिक और सैन्य शक्ति लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद डच सिर्फ एक छोटी व्यापारिक शक्ति के रूप में रह गए और उनका पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित हो गया। 3. अंग्रेज, ये वो खिलाड़ी है जिसने ये पूरा खेल ही जीत लिया। अंग्रेजों की कहानी धैर्य, कूटनीति, दूरदर्शिता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण है। कंपनी की स्थापना और आगमन, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर यानी अधिकार पत्र दिया। कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने पहुंचा। हालांकि पुर्तगालियों के दबाव के कारण उसे स्थायी अनुमति नहीं मिली। 1612 में स्वाली का युद्ध यानी बैटल ऑफ स्वाली, सूरत के पास हुए इस छोटे से समुद्री युद्ध में अंग्रेजों ने एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। इस जीत से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति को पहचाना। 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। सर थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह 3 साल तक दरबार में रहा और अपनी कूटनीति से मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने के लिए एक शाही फरमान, रॉयल डिक्री हासिल करने में सफल रहा। अंग्रेजी बस्तियों का विस्तार, 3 प्रेसिडेंसी का उदय। अंग्रेजों ने बहुत चतुराई से भारत के पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी तटों पर अपने केंद्र स्थापित किए, जो बाद में उनकी 3 प्रेसिडेंसी बने। पश्चिम में बॉम्बे, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई। पुर्तगाल ने बॉम्बे का द्वीप अंग्रेज राजा को दहेज में दे दिया। 1668 में राजा ने इसे मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। जल्द ही कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। दक्षिण में मद्रास, 1639 में कंपनी ने स्थानीय राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां अपनी किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, जो दक्षिण में उनका मुख्यालय बना। पूर्व में कलकत्ता, 1690 में जॉब चारनॉक ने बंगाल में 3 गांवों सुतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की। इन्हीं गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी गई और यहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। इस तरह 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेज भारत के तीनों तटों पर मजबूती से स्थापित हो चुके थे। 4. डेनिश शांत व्यापारी और मिशनरी, 1616 से 1845।
इस बड़ी दौड़ में एक छोटा खिलाड़ी डेनमार्क भी था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में उन्होंने त्रान के बार तमिलनाडु में अपनी पहली बस्ती बसाई और 1676 में उन्होंने बंगाल के सेरमपुर में अपनी दूसरी महत्वपूर्ण बस्ती बसाई।